नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन नरेश शर्मा यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से सभी लाइव जुड़ जाइए। और एएसओ की जो जीके है नीतू जी वो चल रही है, राजस्थान जी के पूरी है। राजस्थान जी के हम कंप्लीट करा रहे हैं, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास वगैरह सारे सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली हमने अभी तक दो सभ्यताओं को पढ़ा है। एक तो हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ा है और दूसरी हमने पैराट सभ्यता को पढ़ा है। रणजीत जी नमस्ते, जी नमस्ते। आज अपन चल रहे हैं गणेश्वर सभ्यता। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले कि गणेश्वर सभ्यता क्या है। देखिए, पहली सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे। आज अपनी सभ्यताओं वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, फिर हम इतिहास की ओर आगे चलेंगे। अच्छा, सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न भी यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको। तो बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। सबसे पहला प्रश्न, ये सभ्यता कहाँ है। दूसरा प्रश्न वही नदी से आता है कि कौन सी नदी है। ठीक है भाई। कुशाल अरोरा जी नमस्ते, गुड इवनिंग। तीसरी बात करेंगे कि इसका समय क्या है और काल क्या है। समय कौन सा है और कौन से काल की है, ये भी अपन बात करेंगे। खोजकर्ता कौन है, खोज किसने की, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला अपन जो बिंदु डिस्कशन करेंगे कि इसका उत्खनन किसने किया। उत्खनन किसने किया, ये लगभग 6 क्वेश्चन आपके सामने गणेश्वर सभ्यता से प्रारंभिक रूप से बनते हैं कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है, कौन सी नदी के किनारे है, इसका समय क्या है, काल क्या है, खोज कब हुई और उत्खनन किसने किया। खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता कौन है। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में जो जिला है उसका नाम है नीम का थाना। कौन से जिले में है, तो आपका आंसर होगा साहब नीम का थाना। नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट है। नदी आपको पता है कांतली नदी है। कौन सी नदी है, तो कांतली नदी के किनारे है। समय की यदि आप बात करो तो समय 2800 BC है। कौन सा है, 2800 BC इसका समय है, यानी बिफोर क्राइस्ट। समय से अधिकतर आजकल प्रश्न नहीं पूछते, आरपीएस से तो फिर भी पूछती है, लेकिन जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है वो लगभग समय से प्रश्न नहीं पूछता। ये जो सभ्यता है इसका काल ताम्र पाषाण काल माना जाता है। ताम्र पाषाण काल इसको माना जाता है। इसके खोज से प्रश्न आ जाता है और खोज जो करता है उनका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको अपन शॉर्ट में RC अग्रवाल लिखेंगे। RC अग्रवाल पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन करता है जी विजय कुमार। विजय कुमार इसके उत्खनन करता है। बात करते हैं RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की थी, तो 1972 में इसकी खोज हुई थी। 1972 में इसकी खोज की, जबकि विजय कुमार साहब ने 1977-78 में इसकी उत्खनन यानी पुनः खुदाई का कार्य किया था। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इंद्र प्रकाश जी राधे राधे। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, हम गणेश्वर सभ्यता पढ़ रहे हैं। वर्तमान नीम का जो थाना है उसमें ये स्थित है। नीम का थाना जिला है। कांतली नदी जो है वहाँ पर नदी है कांतली और उसके किनारे ये सभ्यता है। इसका काल 2800 BC है। ताम्रपाषाण युग की ये मानी जाती है। खोजकर्ता या इसको ढूंढने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम RC अग्रवाल है। उत्खननकर्ता विजय कुमार है। 1972 में RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। आज जो वैकेंसी आई है वो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। 670 के लगभग पद है और मैंने एक वीडियो डालकर बता दी कि उसका A पार्ट हम करवा सकते हैं, क्योंकि B पार्ट की हमारे पास फैकल्टी है नहीं।
तो ए पार्ट उसका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। उसमें आपका पूरा राजस्थान का जो सभ्यताएं हैं, ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास पूरा है, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी है, आर्ट एंड कल्चर पूरी है, राज्य व्यवस्था पूरी है। आप निश्चिंत रहे, इन चारों जो पार्ट है उसको मैं बड़े अच्छे से करवाने वाला हूँ, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चले। उपनाम में अगर इसको पूछा जाए, बहुत बार प्रश्न आया है कि इसको एक तो पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। उपनाम अगर आपसे पूछ ले उपनाम, तो एक तो इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। दूसरा यदि हम बात करें तो इसी का एक और उपनाम आपको देखने को पड़ता है, देखने को मिलेगा, हाँ एमकॉम वाले भर सकते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ये प्रश्न कई एग्जामों में आए हैं। सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? तो आप कहोगे सर गणेश्वर सभ्यता जो है उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व के पुष्कर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू रोडी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कंडीशन क्या है, आहड़ जो ये गणेश्वर जो सभ्यता है यहाँ तांबा मिला था। मुख्य बात यह है कि ताम्रवती यानी तांबा मिला था, और तांबा जो मिला था ना उसमें देखो सब जगह तांबे में कहीं न कहीं कोई न कोई मिलावट मिलती है, लेकिन गणेश्वर सभ्यता में जो तांबा मिला था उसकी शुद्धता जब जांची गई तो उसमें 99% शुद्धता पाई गई, यानी प्योरिटी मिली। अब 99% जब प्योरिटी मिली तो उसको लेकर 99% जब प्योरिटी उसमें मिली तो लोगों को लगा कि यहाँ का जो तांबा है वो बड़ा अच्छा है। सत्यनारायण वैष्णव नमस्ते सर जी, नमस्ते जी। आगे इसके अवशेष और साक्ष्य की अपन थोड़ी बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। अवशेष कह दे या साक्ष्य कह दे, एक्चुअली प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। तो कौन कौन से अवशेष हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। एक तो यहाँ अवशेषों में 99%, इंद्र प्रकाश जी, थैंक यू इंद्र प्रकाश जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने शुभकामनाएं प्रेषित की। तो देखिए अवशेष में अपन बात करते हैं, यहाँ 99% शुद्ध तांबे के साक्ष्य मिले हैं। पहली बात तो क्या कहेंगे, 99% शुद्ध तांबा यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न बहुत बार है, यहाँ से तांबा भी सप्लाई किया जाता था। एक मछली पकड़ने का जो कांटा है वो भी यहाँ से मिला है, मछली पकड़ने का कांटा, पकड़ने का कांटा भी यहाँ से मिला है। तीसरी यदि मैं बात करूं और कौन सी चीज मिली है तो कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से क्या मिली है, कुल्हाड़ी के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं, कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले, बाणाग्र मिले हैं, यानी जो बाण है वो भी यहाँ से मिले हैं। और जो बाणाग्र मिले हैं, हाँ बिल्कुल देंगे स्क्रीनशॉट, ये तांबे से निर्मित हैं, तांबे से निर्मित है। और ये बाणाग्र को हारपून के नाम से जाना जाता है। हारपून के नाम से बहुत बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना, वो यहीं से मिला है। ठीक है, यहाँ से एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मकान और बांध के साक्ष्य मिले हैं, मकान व बांध के साक्ष्य मिले हैं, बांध के साक्ष्य मिले। लेकिन ये ध्यान रखना, कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग हुआ था, यहाँ जो मकान और बांध मिले हैं वो पत्थरों से निर्मित हैं, पत्थरों से निर्मित। अब मुख्य बात यही है, किसी एग्जाम में मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा लेकिन प्रश्न आया हुआ है, ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पत्थरों से निर्मित बांध के अवशेष मिले हैं। तो जो पत्थरों से निर्मित बांध के अवशेष मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक यहाँ 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं और उनका रंग भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए 6 प्रकार के मृद भांड, 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। और ये जो मृद भांड है इनका जो रंग है उनको अपन कह सकते हैं
कृपश्रुम वर्णी जो है वो मृद भांड यहां से मिले हैं। अगर गणेश्वर सभ्यता को तांबा कहीं से आवश्यकता पड़ती और अगर ये आयात करता तो कोल्लण की जो खाने हैं, कोल्लण की खान है, वहां से ये तांबे को आयात किया करता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपनी गणेश्वर सभ्यता थी जो अपन ने अभी देखी। उसके बाद में पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। बहुत सिंपल है, सारी सभ्यताएं याद रखना हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगली सभ्यता आती है जिसका नाम है आहड़, और अभी आपके संगणक एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था। अभी मैं क्लियर भी कर देता हूं उन बच्चों को जिनको डाउट था कि साहब धूलकोट क्यों नहीं आया, आघाटपुर क्यों माना, वो देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। आहड़ सभ्यता, सबसे पहली बात कहाँ है वही प्रश्न लेंगे अपन तो, क्योंकि डायरेक्टली फैक्ट पर बात करेंगे। कौन सी नदी के किनारे है, प्राचीन नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है। स्थानीय नाम क्या है, उत्खनन, खोज किसने की, उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, शेष नीचे लिख देंगे। ये कुछ मोस्ट बातें हैं। तो देखिए, एक तो कहाँ है आहड़ सभ्यता, सबसे पहली बात है कि उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। आपको मैं एक और चीज की जानकारी दे देता हूं भाई। अपनी जो YouTube पर क्लास चल रही है ना, आप पूरे YouTube पर देख लेना, इतना फुल कंटेंट नहीं मिलेगा। कंडीशन वही है कि केवल क्लासेज में आने के लिए फोर्स किया जाता है कि भाई आप और सारी चीज़ें वहाँ बताएंगे, तो अपन ऐसा नहीं है। अगर आपको बोल दिया राजस्थान इतिहास, आपको पूरा यूट्यूब पर विद कंटेंट और कंप्लीट ही मिलेगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे। आयड़ नदी है, अगर नदी का नाम ध्यान रखना, प्रारंभिक नाम आयड़ ही है। आयड़ अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप बेड़च नदी कर सकते हो। प्राचीन नाम जो इसका है वो आघाटपुर है। आघाटपुर इसका प्राचीन नाम है, और स्थानीय नाम इसका धूलकोट है, ठीक है। खोज जो है वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। अच्छा, उत्खननकर्ता की यदि अपन बात करें तो उत्खनन किया था HD सांखलिया ने। HD सांखलिया, और ये पूना जो विश्वविद्यालय है ना उसके प्रोफेसर हैं। पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे सांखलिया साहब। इन्होंने पुनः उत्खनन किया। अच्छा, मैंने उत्खनन करता लिख दिया, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये पुनः उत्खनन करता है, यहां भी फिर गलती हो जाएगी। उत्खननकर्ता में अगर आपसे नाम पूछ ले तो RC अग्रवाल है उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता जो है वो RC अग्रवाल है, रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने उत्खनन किया था। जबकि पुनः उत्खनन HD सांखलिया, जो कि पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। 1953 में खोज की थी। 1956 में RC अग्रवाल साहब ने इसका उत्खनन किया। बाद में पूना विश्वविद्यालय से HD सांखलिया साहब आए और उन्होंने 1961 में इसका पुनः उत्खनन किया। क्लियर हो गई होगी आपको। मैं पुनः एक बार समझा देता हूं। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। आयड़ नदी या बेड़च नदी नाम आएगा। अच्छा, ताम्रयुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है उसका कारण आगे है। प्राचीन नाम आघाटपुरी है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं।
खोजकर्ता जो है अक्षय कीर्ति व्यास हैं, पुनः उत्खननकर्ता एच.डी. सांखलिया है। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में हाँ, पीडीएफ क्लास के बाद में अपलोड हो जाती है, आपको पता है, मैं रोज डाल देता हूँ। आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में उत्खनन किया। पुनः उत्खनन एच.डी. सांखलिया साहब ने किया, जो पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे चलिए। क्लियर है भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, टेलीग्राम चैनल पर ही डली मिलेगी आपको। अच्छा, आगे देखिए। अगर आहड़ सभ्यता की हम बात करें, आहड़ सभ्यता की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा, इनको आहड़ सभ्यता को कहा जाता है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। आहड़ में मेवाड़ के राजाओं का आपको पता है कि क्या था, जो शमशान घाट था, मोक्ष द्वार था, वो आहड़ में था। तो महासतियों का जो टीला है वो आहड़ में है। इसको महासात्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आहड़ को ही कहा जाता है ताम्रवर्ती नगरी। लेकिन ये उपनाम है, प्राचीन नाम नहीं है। आपको बात ये समझना है। देखिए, काफी बार एक छोटी सी जो गलती होती है ना, वो हमारे प्रश्न को गलत करवा देती है। उपनाम आप कह सकते हो महासतियों का टीला है, ताम्रवर्ती नगरी है, और प्राचीन नाम में नाम सिर्फ आघाटपुर आएगा। स्थानीय नाम पूछ ले तो धूलकोट आएगा। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा शिवानी जी। ठीक है, ये दो चीज नाम आपको ध्यान रखना है। आघाटपुर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, धूलकोट का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मैं बता देता हूं, धूलकोट का जो अर्थ होता है, स्थानीय नाम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, स्थानीय नाम धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट है। और धूलकोट को कहते हैं मृतकों का टीला। और अभी मैंने बताया कि मेवाड़ के जो राजवंश हैं, राजाएं हैं, उनका शमशान घाट कहो। हाँ, ये प्रश्न आया था। इसको बनास वाली संस्कृति भी कहा जाता है, या बनास संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। वाली सभ्यता। अब कभी ऐसे प्रश्न आ गया तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे आहड़ को कहा जाता है। राजस्थान में एकमात्र सभ्यता जिसके 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने, 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने, 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के साक्ष्य अगर किसी सभ्यता से मिले हैं तो वो कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। शिवानी जी, थैंक यू। तो 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने वाली सभ्यता अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कौन सी सभ्यता है? तो आहड़ सभ्यता है। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चावल के साक्ष्य कई सभ्यताओं से मिले हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना जो आहड़वासी है वो उन्नत किस्म का चावल पैदा करते थे। अगर कभी पूछ ले कि चावल से परिचित तो थे, लेकिन चावल जो थे वो उन्नत किस्म के चावल हुआ करते थे। बात करते हैं इसके साक्ष्य की। अगले पेज पर चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। एक विशेषता थोड़ी मैं यहीं लिख देता हूं ताकि और भी समझ, पेज भी बच जाएगा।
विशेषता। एक तो आहड़ जो है वो ग्रामीण सभ्यता है, जैसे कालीबंगा नगरीय थी। ये कैसी सभ्यता है? तो ग्रामीण सभ्यता है। दूसरा, यहाँ की जो परिवार हैं वो एकल ना होकर संयुक्त है। परिवार कैसे है? तो आप कहोगे एकल ना होकर संयुक्त परिवार है। वो कारण मैं बता दूंगा क्यों है। और यहां पर जो सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक सत्ता यहां रही। ये तीन बात जो अपन ने कालीबंगा में थोड़ी अलग तरीके से पढ़ी थी, वो भी आपको पता है कि कालीबंगा में हमने क्या पढ़ा था। वहाँ नगरीय सभ्यता थी, एकल परिवार था, मात्र सत्तात्मक सत्ता रही, जबकि ये ठीक उसके विपरीत है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं आहड़ से प्राप्त साक्ष्य या अवशेष। आहड़ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो उनकी भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम आहड़ से साक्ष्य या अवशेष की बात करें तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है, यूनानी जो देवता है, नहीं शिवानी जी, अगर ताम्रवर्ती किया है तो गलत होगा, क्योंकि ताम्रवर्ती इसका उपनाम है, प्राचीन नाम नहीं है। एक तो यूनानी देवता, यूनानी देवता, और यूनानी देवता था अपोलो। वह लक्ष्मी सहित चित्र अंकन, ये सबसे मोस्ट बात है, ध्यान रखना। अगर यूनानी देवता अपोलो का चित्रण है, इसका मतलब है गणेश्वर का जो संबंध है, गणेश्वर सभ्यता का, वो संबंध यूनान से रहा है। ये यूनान के साथ व्यापारिक कार्य किया करता था, ये आपको याद रखना है। सैनी बॉय, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, धूलकोट भी नहीं है। जय श्री राम जो आप लिख रहे हो, देखिए धूलकोट स्थानीय नाम है। मैं आपको बताऊं, जैसे काफ़ी जगह आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी कि जो छोटे पहाड़ होते हैं उनको स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। ऐसे ही आहड़ सभ्यता को वहाँ के जो लोग हैं आसपास के, वो सबके सब किस नाम से बोलते हैं तो वो सबके सब लोग इसको धूलकोट के नाम से बोलते हैं, जो कि मृतकों का टीला है। शक्ति सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, नई स्कूल और अलॉट हो गई आपको, है ना। आगे देखिए, मिट्टी से निर्मित एक बैल मिला है जिसका नाम है बनासियन बुल। ये प्रश्न भी आया हुआ है। एक मिट्टी से निर्मित बैल, मिट्टी से निर्मित एक बैल मिला है और उस बैल का नाम भी दिया हुआ है, क्या कहेंगे? बनासियन बुल। ये प्रश्न कभी आ जाए कि बनासियन बुल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहोगे आहड़ से प्राप्त हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अनाज रखने के भंडार मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसके भंडार, तो अनाज रखने के भंडार मिले हैं। और ये अनाज रखने के जो भंडार हैं, अनाज रखने के भंडार, अनाज रखने के जो भंडार है, इनका नाम भी है। इनको कहा जाता है गोरे व काठे। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए गोरे और काठे का उल्लेख किस सभ्यता में है, तो आपका नाम होगा कि गोरे और कोठे का जो उल्लेख है वो आहड़ सभ्यता में दिया गया है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, आपसे अनुरोध है। रंगाई व छपाई के लिए लकड़ी के सांचे मिली हैं। रंगाई व छपाई के लिए क्या मिले हैं? लकड़ी के सांचे, लकड़ी के सांचे।
ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, कभी आगे चलकर मिल सकता है। ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो रंगाई व छपाई से परिचित थी? तो आप कहोगे साहब वो गणेश, वो आर्य सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? एक आपको ये ध्यान रखना है कि जल निकासी के लिए चक्रकूप मिला है और बिना हत्थे का एक जल पात्र भी मिला है। जल निकासी के लिए चक्रकूप, जल निकासी के लिए एक चक्रकूप मिला है, तथा साथ में एक चीज ध्यान रखनी है कि बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। इसका मतलब ये लोग टेक्नोलॉजी से तो परिचित थे, अपन कह सकते हैं तकनीकी का ज्ञान जो है बहुत जल्दी निकालेंगे। हरफूल जी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अब देखिए करने वाला मैं अकेला हूं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 2 मुंह वाले चूल्हे व मृद भांड मिले हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। 2 मुंह वाले चूल्हे, 2 मुंह वाले चूल्हे व मृद भांड, मृद भांड यानी मिट्टियों के बर्तन। अच्छा 2 मुंह वाले चूल्हे मिले, इसका मतलब इन लोगों को इतनी जानकारी थी कि किस तरीके से हम संयुक्त परिवार में, यहाँ 6 वो भी मिलेंगे आपको, तो कुल मिलाकर इन लोगों को इन चीजों की जानकारी थी कि संयुक्त परिवार में खाना किस तरीके से, जो काफी बार आपने देखा होगा। शिवानी जी सबकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये क्लास आपको राजस्थान हिस्ट्री वाले पोर्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इन लोगों को मापतोल के बारे में भी पता था, मापतोल व वाणिज्य के बारे में जानकारी, मापतोल व वाणिज्य के बारे में जानकारी भी यहां से प्राप्त हुई है। आप देखो कितने अच्छे साक्ष्य मिले हैं यहां से। तो मापतोल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, वाणिज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यहां तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली है और 3 मोहर मिली है। इस बात से पता चलता है कि ये जो लोग थे आहड़ के, वो यूनान से जुड़े हुए थे। तो तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहर। अच्छा जो मुद्राएं हैं वो यूनानी है, ये भी ध्यान रखना है, यूनानी मुद्राएं हैं और 3 मोहर मिली है। इस बात से पता चलता है, हाँ पूरा बैच पढ़ाएंगे। आहड़ का शिवानी जी राइट आंसर आघाटपुर होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं वो आहड़ से मिले। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी मुख्य जो कार्य है वो तांबे गलाने का हुआ करता था। मैं ये भी आपको लिख देता हूं, मुख्य कार्य जो था वो तांबे गलाने का था। तांबे की लगभग 40 तांबे की खदानें से पता चलता है कि इनका मुख्य जो कार्य है वो तांबे गलाने का हुआ करता था। आगे चले भाई, आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता के और कौन कौन से केंद्र रहे हैं? आहड़ के अलावा आहड़ सभ्यता के केंद्र, आहड़ सभ्यता के यदि केंद्र की बात करें
तो देखिए कौन कौन से केंद्र आहड़ सभ्यता के रहे हैं, अपन को पढ़ने हैं सारे केंद्र। देखते हैं आहड़ सभ्यता का सबसे पहले अपन केंद्र पढ़ेंगे गिलुंड सभ्यता। नाम सुना होगा आपने, गिलुंड सभ्यता। वही प्रश्न आएंगे। ज्यादा बड़े आहड़ सभ्यता के केंद्रों में ज्यादा याद रखने वाली विषय वस्तु नहीं है, कुछ प्रश्न है। गिलुंड सभ्यता को यदि हम देखते हैं, कहाँ खोज किसने की, कहाँ पे, नदी कौन सी है, खोज किसने की। गिलुंड से भी बहुत बार प्रश्न आए। खोज के साथ में उत्खनन भी लिख सकते हो। खोज और उत्खनन दोनों ही किसने किया, साक्ष्य और विशेष क्या है, साक्ष्य क्या मिले और विशेष क्या है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। गिलुंड के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए कहां पर है गिलुंड, आपने नाम सुना है, राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में गिलुंड सभ्यता है। नदी की बात करें तो गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे पर है। बनास नदी। खोजकर्ता कौन है या उत्खननकर्ता कौन है, तो ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी। ब्रजवासी लाल ने, ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1957-58 में। 1957-58 में इसकी खोज की थी। धर्मेंद्र जी पशु परिचर, हाँ बिल्कुल करवाएंगे, 100% करवाएंगे, निश्चिंत रहो। साक्ष्य यहां से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। विशेष बात क्या है गिलुंड की, वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि यहां पक्की ईंटों से निर्मित दीवार मिली है। पक्की ईंटों से निर्मित दीवार मिली है गिलुंड में, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपको गिलुंड सभ्यता से नहीं बनने वाला। अधिकतर जिला, नदी, उत्खनन करता ही पूछता है, लास्ट में पक्की ईंटों वाला प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? आगे चले। अगली सभ्यता आती है बालाथल, इसी की, यह आहड़ की है भाई, बालाथल। और बालाथल सभ्यता, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस सभ्यता से एक बार इतना टफ प्रश्न बना दिया था कि वो बनाया था LSA की लाइव स्टॉक जो असिस्टेंट एग्जाम हुई थी, उसमें प्रश्न बनाया था इस बोर्ड ने। बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया था बालाथल सभ्यता से। देखिए कहाँ है, नदी कौन सी है, अभी अपन चर्चा करेंगे वो प्रश्न भी क्या था। कहाँ नदी कौन सी है। तीसरी बात, अपन मुख्य बात करें, खोज और उत्खनन करता क्या है, खोज उत्खनन करता। और आगे अपन बात करते हैं विशेष क्या है। ये 4-5 बातें हैं, इसमें भी ज्यादा नहीं है। बालाथल सभ्यता में एक तो आपको ये ध्यान रखना है, वल्लभनगर उदयपुर में है। वल्लभनगर उदयपुर में, आपको पता है यहीं पर भैंस प्रजनन केंद्र भी है। वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र भी है। और वल्लभनगर उदयपुर की मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा। ऊंटाला का किला है जहां सक्तावत और चुंडावत के मध्य अपने प्रतिष्ठा, मान और सम्मान को लेकर झगड़ा हुआ था। बिल्कुल 11 कमरों का भवन भी मिला है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नदी वही बेड़च नदी है, बेड़च नदी। बालाथल की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है VN मिश्र।
VN मिश्र साहब ने इसकी खोज की थी। डेट एक्चुअली मिलती नहीं है इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। विशेष बात यह है कि एक तो 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, विशाल भवन, 11 कमरों का एक विशाल भवन यहां से मिला है। टेलीग्राम चैनल अभिनव, मेरा जो नाम है वो नरेश सर, एक आप आगे लगा देना, फिर वो सर्चिंग में आ जाएगा। और वैसे मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है ना उसमें आप जाओगे, देखोगे स्ट्रीम में लास्ट में, तो वहाँ एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ से 5 लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है। गलाने की भट्टियाँ मिली है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बड़ा विस्मय हो जाता है कि भाई पूरा आहड़ में हमको तांबे के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल बनाएंगे दीप्ति जी, 100% बनाएंगे कि आहड़ के बारे में कि सब जगह से तांबे की जानकारी मिलती है, लेकिन बालाथल एक ऐसी सभ्यता है जहां से 5 लोहे गलाने की भट्टी यानी लोहे के प्रमाण भी मिलते हैं। हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र, 2 ही जगह है ये, हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र मिला है। अब एक चीज ध्यान रखना, हाथ से बना हुआ सूती वस्त्र जो है ना, ये तो यहीं से मिला है, लेकिन अगर सिर्फ सूती वस्त्र आ जाए तो वो बैराट से भी मिला है। आपको ये दोनों ही चीज ध्यान रखनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया बालाथल के बारे में? और कोई विशेष बात है नहीं। आगे चलिए, अगली सभ्यता है ओजियाना। ओजियाना सभ्यता पढ़ लेते हैं, इसको भी अपन एक भी नहीं छोड़ने वाले। देखिए, ओजियाना सभ्यता की यदि अपन बात करें तो ये बदनौर में और वर्तमान ब्यावर में कहेंगे। बदनौर, ब्यावर, क्लियर है भाई? अच्छा, BR मीणा व आलोक तिवारी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, उत्खनन कार्य किया था। खोज तो पहले की हो चुकी थी, उत्खनन में 2 व्यक्ति थे, एक तो BR मीणा थे और एक जो थे आलोक तिवारी थे। BR मीणा व आलोक तिवारी, इन्होंने ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किया था। यहां से गाय व सफेद बैल की मृण मूर्तियां मिली है। गाय व सफेद बैल की मृण मूर्ति, ये नाम से लिख रहे हो ना कि भीलवाड़ा नहीं, वो पहले भीलवाड़ा था, अपन अपडेट करके पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये ब्यावर में आएगा वर्तमान में ना। आगे देखिए भाई, इनके बाद में अपन चर्चा करते हैं ओजियाना के बाद में लाछुरा एक स्थल पड़ता है। लाछुरा, कभी प्रश्न आ गए तो अच्छे नहीं कर पाएंगे। लाछुरा स्थल कहाँ है? लाछुरा स्थल कहाँ है? प्रश्न आ जाए ना कभी तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बोर्ड बहुत बार बना देता है। और ये भीलवाड़ा जिले में है, आहड़ का ही उपकेंद्र है ये भी, ठीक है भाई। लाछुरा जो है, धोली मगरा कहाँ है? धोली मगरा उदयपुर में है। धोली मगरा, और धोली मगरा जो सभ्यता है ये भी उदयपुर में है। आपको ये ध्यान रखनी है, आहड़ के सबसे नजदीक यही है, आहड़ के सबसे नजदीक। कभी प्रश्न बन गया ना, बहुत अच्छा बनेगा, सबसे नजदीक। ये 10th
और 9th की क्लास में दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो आड़ के सबसे नवीनतम स्थल पूछ ले तो धौली मगरा होगा। ये आपके, अच्छा बालाथल में आपको एक और चीज लिखनी है जो मैंने शायद नहीं लिखाई, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, यहां लिख लेना आप, बालाथल में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये भी आप नोट कर लेना। आगे चले, देखिए अगला पॉइंट लेते हैं अपन अपनी। देखो आड़ सभ्यता हो चुकी है, कालीबंगा अपनी सभ्यता हो चुकी है, गणेश्वर अपनी सभ्यता हो चुकी है, और कनिष्ठ अनुदेशक ओनली बीएससी वाले नहीं भर सकते क्या? नहीं जी। आगे देखिए अगली सभ्यता है नोह सभ्यता। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोह सभ्यता या स्थल, इसका भी काफी बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है। अब छोटी छोटी सभ्यताएं बची हुई हैं, नोह सभ्यता या कहें नोह स्थल। यहां से एक बार वो यक्ष यक्षिणियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम ने पूछा हुआ है। नोह सभ्यता की यदि अपन बात करें तो भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे है, रतनचंद्र अग्रवाल ने खोज की थी, और 2 स्तर में इसका उत्खनन हुआ है। कितने स्तर में हुआ है? तो आप कहोगे 2 स्तर में। उपनाम इसको 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता कहा जाता है। देखिए कहां है सबसे पहला प्रश्न, नदी कौन सी है, उत्खनन किसने किया, उत्खनन किसने किया, और आगे 2 बात और विशेष है, दोनों को भी अपन लिख देंगे। कहाँ है? तो भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में नदी की बात करें तो रूपारेल नदी है, और रूपारेल नदी का उद्गम, रूपारेल नदी का उद्गम, इसका उद्गम की अपन बात करोगे तो उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, और उदयनाथ की पहाड़ी है थानागाजी में, थानागाजी, यहां से इसका उद्गम होता है। और जो अपन बात करें कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर इनका डाइवर्सन होता है, और उस जगह का नाम है, हाँ स्टेनो का कर सकते हैं ना, और उस जगह का नाम है नटनी का बारा, जहां से एक और पानी जाता है अलवर की ओर और दूसरी ओर पानी जाता है भरतपुर की ओर। रतनचंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया, और जो उत्खनन किया भाई ये 1963-64 में उत्खनन किया, ठीक है, नोह सभ्यता का। 2 स्तर में इसका उत्खनन का कार्य हुआ है, 2 स्तर में उत्खनन का कार्य हुआ, और मुख्य बात जो है वो ये याद रखनी है कि इसका उपनाम 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता इसे कहा जाता है। युगों की सभ्यता इसे कहा जाता है। ये मुख्य तौर पर ध्यान रख लेना, 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे वो नोह सभ्यता है। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इसी में, इसी सभ्यता में अभी कुछ पॉइंट और बाकी है नोह वाली में। तो देखिए एक तो यहां से जाख बाबा की मूर्ति मिली है, जो जाख बाबा की यक्ष मूर्ति मिली है, ये सबसे मोस्ट बात है।
जाख बाबा की यक्ष मूर्ति नोह सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगर 65 सही हो रहे हैं तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, निश्चिंत रहो आप तो। हाँ, आगे देखिए, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, अच्छा, तांबे के सिक्के के साथ साथ मृण मूर्तियां व लोहे के उपकरण भी मिले हैं। मृण मूर्तियां व लोहे के उपकरण, लोहे के उपकरण भी यहीं से मिले। ठीक है भाई, पक्षी चित्रित एक ईंट मिली है, पक्षी चित्रित ईंट यहां से मिली हुई है। और मुख्य बात करें कि धूसर मृद भांड यहां से मिले हैं। मृद भांडों का कलर अगर पूछ ले तो धूसर, धूसर और साथ में चित्रित मृद भांड यहां से मिले हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है नोह सभ्यता की। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोह सभ्यता कहां पर है, क्या है। अच्छा, मैंने एक जगह आपको वो बालाथल में लिखाई है क्या, सॉरी माफी चाहूंगा, इसको हटा लेना भाई, वो बागोर में एक साथ जो है। आगे देखिए अगली सभ्यता है रेड सभ्यता। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, डेली क्लास होती है और आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जो लोग पशु परिचर की एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड रीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा गणेश जी, बिल्कुल जान गया आपको मैं। आपने वो डीपी लगा रखी है ना, आरपीएससी टीचर, तो वैसे तो नाम से तो जान गया आपको मैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रेड सभ्यता या स्थल, अगला टॉपिक है अपना रेड सभ्यता। आज सभ्यता कंप्लीट होने वाली है। अब 2 क्लास में कंप्लीट सभ्यता हो गई और आपकी 9th 10th 11th 12th क्लास का कंप्लीट सारांश आपको यहां देखने को मिलेगा। अच्छा, कहाँ है, नदी कौन सी है, खोजकर्ता कौन है, कहाँ है नदी, कौन सी है, खोजकर्ता कौन है। वैसे आपको ये जो मैं लिख रहा हूं इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको नरेश सर एक नाम से टेलीग्राम चैनल है और वहां आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य क्या है और विशेष क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर अपन अभी चर्चा करेंगे। देखिए अगर बात करें रेड जो सभ्यता है, रेड जो सभ्यता है ये टोंक जिले में है और एक नदी पड़ती है ढील। टोंक जिले में रेड, प्राचीन उसका लोहनगर के नाम से भी है ये, और ढील नामक एक नदी पड़ती है, ढील नदी के किनारे रेड सभ्यता है, रेड टोंक बोलते हैं। हाँ, 375 चांदी के सिक्के मिले, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये जो सिक्के थे वो मालव जनपद से रिलेटेड थे, ये मुख्य बात है। केदारनाथपुरी में पुरी के माध्यम से सन 1938 में एक व्यक्ति थे केदारनाथपुरी, केदारनाथपुरी, और केदारनाथपुरी के माध्यम से सन 1938 में इसकी खोज की गई, इसको ढूंढा गया। 3075, हाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। 3075 चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये जो सिक्के हैं ना चांदी के, ये कौन से जनपद के हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मालव जनपद व यूनानी सिक्के हैं ये, मालव जनपद के, मैंने जनपद पढ़ा है, यूनानी सिक्के।
जनपद भी मैंने पढ़ा रखे हैं, जिनके जनपद राजस्थान वाले लगते हैं एलडीसी में तो लगेंगे। हाँ, भारत का प्राचीन टाटानगर, वेरी गुड। इसको प्राचीन भारत का या भारत का प्राचीन कह दो, प्राचीन भारत का टाटानगर, टाटानगर भी इसको कहा जाता है। किसको? रेड टोक को। कारण क्या है, क्यों कहा गया? क्योंकि यहां विशाल लौह सामग्री प्राप्त हुई, विशाल लौह सामग्री यहां पर प्राप्त हुई। कहां पर? तो आप कहोगे कि रेड टोक में यह सामग्री प्राप्त हुई। क्लियर है भाई? अगली सभ्यता हम देखने वाले हैं जिसका नाम है नगर सभ्यता। ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले। अगली सभ्यता है जिसका नाम है नगर सभ्यता। और ये जो नगर सभ्यता है ये भी कहां पर है? तो आप कहोगे कि नगर जो सभ्यता है वो भी टोंक में है और बनास नदी के किनारे है। टोंक में है और बनास नदी है, टोंक जिले में है। ठीक है। इसके अलावा बात करें, इसकी खोज भी केदारनाथपुरी ने की। केदारनाथपुरी ने। आपके लिए बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। अन्य नाम इसको, इसका अन्य नाम बताइए। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आप बैक जाकर लेना वापस में। यहां से एक तो मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, ये ध्यान रखना। मालव जनपद के सिक्के कहां से मिले हैं? तो आप कहोगे नगर सभ्यता टोंक से मिले हैं। इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य बात यह है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे खेड़ा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसका उपनाम है। आगे देखिए, नगर के बाद में अगली जो सभ्यता है उसका नाम है नगरी सभ्यता। हाँ, उनियारे के पास में नगरी सभ्यता। और ये नगरी यही है, चित्तौड़ में। अगर कहोगे तो देखिए, नगरी जो सभ्यता है चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिला लगता है। ठीक है। और बेड़च नदी इसके पास से बहती है। नदी की अगर अपन बात करोगे तो कौन सी नदी है? बेड़च नदी। प्रश्न आ जाए कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। खोज की थी, खोज कार्लाइल ने। कार्लाइल, जिसका संबंध विराटनगर बैराट से भी रहा है, उसने इसकी खोज की थी। ये मध्यमिका का स्थल रहा है, ये आप लोग सभी जानते हो। और सिवी जनपद के यहां से सिक्के मिले हैं। मध्यमिका स्थल रहा है और सिवी जनपद के यहां से क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। सिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी, मैंने आपको बताया भी था। अभी भी कभी घूमने के लिए आओगे तो एक गांव है नगरी, वहां आप ये सारी चीजें देख सकते हो। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। अगली सभ्यता है बागोर। ये बड़ी मोस्ट है भाई, ध्यान रखना। बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता की यदि अपन बात करें तो एक तो बागोर है कहां? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? कोठारी। भीलवाड़ा जिला। नदी की बात करोगे तो कोठारी नदी, कोठारी नदी है। अच्छा, खोज किसने की थी? तो इसकी खोज या उत्खनन कहें, 4 चक्राकार कुएं मिले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उत्खनन 1967 से 69 के मध्य किया गया था। वीएन मिश्र
वीएन मिश्र के द्वारा उत्खनन 1967 से 69 के मध्य वीएन मिश्र। एक और व्यक्ति है, उसका थोड़ा नाम दिमाग में नहीं आ रहा, शायद लेसलिक है। वीएन मिश्र व लेसलिक इन दोनों के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। 3 स्तरों में उत्खनन हुआ ये, और आदिम संस्कृति के संग्रहालय यहां से देखने को मिलते हैं। आदिम संस्कृति के संग्रहालय अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे जी कहां पर? बागोर की सभ्यता में। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और 14 प्रकार की कृषि मिली है। प्राचीनतम पशुपालन प्लस कृषि के साक्ष्य, और कृषि जो मिली है ये 14 प्रकार की मिली है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है भाई? ये बागोर की सभ्यता है। बागोर के बाद में अगली सभ्यता आती है, हर्षिता जी नमस्ते। अगली सभ्यता आती है जिसका नाम है जोधपुर सभ्यता, और ये कोटपुतली बहरोड में, ये ध्यान रखना है। जोधपुर सभ्यता, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं जोधपुर का नाम सुनते ही। सभ्यता जो है वो कोटपुतली बहरोड जिले में है। कोटपुतली बहरोड जिले में ये सभ्यता है, जोधपुरा की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नदी की बात करें तो साबी नदी है, साबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खोज 1972 में, 72 से 75 में, पायलट गुजर जगदीश नमस्कार जी, रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने की। 1972 से 75 में आरसी अग्रवाल और दूसरे व्यक्ति थे प्रोफेसर विजय कुमार। इन दोनों ने मिलकर खोज की थी जोधपुरा की जो सभ्यता है। ये लोहयुगीन सभ्यता है। जय महाकाल जी की। लोहे गलानी की भट्टियां मिली है, लोहयुगीन सभ्यता। साथ में कह सकते हैं लोहे गलानी की भट्टियां मिली है। लोहे गलाने की भट्टियां भी कहां से मिली है? तो आप कहोगे जोधपुरा की सभ्यता से मिली है। यहां से शुंग व कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं, ये मोस्ट बात ध्यान रखना। शुंग व कुषाण कालीन अवशेष कहां से मिले? तो आप कहोगे जोधपुरा की सभ्यता से मिले। अगली और अपनी अंतिम सभ्यता जो रहेगी, हालांकि अभी 2-3 सभ्यता और है, आप बताओ अभी कराएं या कल की क्लास में करवा दें? जल्दी बताओ भाई। थैंक यू। अभी करवाएं या कल की क्लास में करवा दें? 2-3 बचिए, चलो कर ही लो। एक तो है रंग महल की सभ्यता। कौन सी है? रंग महल की सभ्यता। इसके लिए अलग से क्लास लगाएंगे फिर कोई फायदा नहीं है, 2 क्लास में ही पूरी हो जाएगी। रंग महल की सभ्यता जो है ये कहाँ है? तो आप कहोगे हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ जिला और घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। कौन सी? रंग महल की। खोज जो इसने की थी वो हन्ना रीड ने करवाई थी। हन्ना रीड के निर्देशन में 1952 से 54
खोज जो हुई थी, एक व्यक्ति था हन्ना रीड, प्रोफेसर था। 1952 से 54 के मध्य हुई और ये करने वाले थे स्वीडन का एक दल आया था यहाँ पर, स्वीडन का दल। इस दल के माध्यम से इसका खोज की गई थी रंग महल सभ्यता की। यहाँ से 105 मुद्राएं मिली है जो कुषाण काल से संबंधित है। 105 मुद्राएं यहाँ से मिली है और किससे संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल की 105 मुद्राएं यहाँ आपको देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात यह है गुरु और शिष्य की मूर्ति यहाँ से मिली है और जो मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में निर्मित है। गुरु व शिष्य की मूर्ति, गुरु व शिष्य की मूर्ति यहाँ से मिली है और जो मूर्ति मिली है वो कैसी है? गांधार शैली में निर्मित है। गांधार शैली में निर्मित वो मूर्तियां हैं। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कालीबंगा है, पीली बंगा है, रंग महल है, कर्णपुरा है, ये सारी की सारी सभ्यताएं नौहर हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं वो हनुमानगढ़ जिले में। एक है ईसवाल की सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में है, ईसवाल की सभ्यता। और ईसवाल की जो सभ्यता है ये उदयपुर जिले में है। कहाँ है? तो उदयपुर जिले में है। ईसवाल की सभ्यता अगर कभी प्रश्न आ जाए कहाँ है तो आप कहोगे उदयपुर जिले में है। मुख्य बात यह है, थैंक यू विशाल जी, उदयपुर की औद्योगिक नगरी कहा जाता है इसको। उदयपुर की औद्योगिक नगरी, उदयपुर की औद्योगिक नगरी कहा जाता है किसे? ईसवाल की। ईसवाल को उदयपुर की औद्योगिक नगरिया कहा जाता है। यहां से लोहे से संबंधित उद्योग धंधे मिले हैं। लोहे से संबंधित उद्योग धंधे यहां से प्राप्त हुए हैं। अगर अपन और बात करें, ऊंट का दांत मिला है, ये सबसे मोस्ट बात ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए ऊंट का दांत मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दांत मिला है। कौन सी सभ्यता है जहां से ऊंट का दांत मिला है? बिल्कुल सही कह रहे हो इंद्र प्रकाश जी। 5 बस्तियों के प्रमाण मिले हैं जो वो बस्तियां प्राक ऐतिहासिक काल से और मध्यकाल तक हैं। 5 बस्तियों के प्रकार। और ये जो बस्तियां हैं ये प्राक ऐतिहासिक काल से प्राक ऐतिहासिक काल से और मध्यकाल तक है। मध्यकाल तक ये पूरी आपकी ईसवाल की जो सभ्यता है उसके बारे में, ठीक है। बात आ गई यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट, थैंक यू सो मच विशाल जी शर्मा, ऐसे नाम मत लिखा विशाल भाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। ये अपनी आपकी टोटल सभ्यताएं हो गई। एक दिन मैं इनका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ है। हाथी दांत कालीबंगा से, बिल्कुल ठीक है, हाथी दांत कालीबंगा से। और ऊंट का दांत, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आज मैं क्विज भी डालूंगा ये। अच्छा भाई, निम्न पूरा पाषाण काल, ये भी उसमें आया था LSO में कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन कौन से है, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन कौन से है, उच्च पूरा काल से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं। इन सारे स्थानों को अपन एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हर्षिता जी थैंक यू सो मच। आप सभी से देखो एक अनुरोध है, लास्ट अपनी क्लास ओवर हो चुकी है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
वैसे मैं लिखने की आवश्यकता नहीं छोड़ता, आप क्लास को देखकर अगर PDF देख लोगे तो पूरा याद हो जाएगा। डेटा और फैक्ट पर मैं बात करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है जो सभ्यताएं हैं, जनपद है, उसमें डेटा याद रखने पड़ेंगे और कुछ भी याद नहीं करने। बार बार 1-2 बार देख पढ़ोगे, अच्छा याद हो जाएगा। इसके तुरंत बाद में आपको 5 मिनट का एक और वीडियो मिलेगा जो अपलोड होगा, और उसमें आप सभी को देखना है, लोगों तक शेयर भी करना है। एक हमीर देव के चौहान की जो पुत्री है उनके बारे में मैं आपको 2 मिनट की एक बहुत अच्छी कविता बताने वाला हूं, तो वो भी आप सुनना है। देखो, RS प्री तो जो है वो राजस्थान जीके से आराम से निकल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। प्री में है ना बहुत अच्छी चीज़ है, स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा एक दिन की प्री कैसे निकालें, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अपने चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। अभी आप लोगों की एक जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी मान लो, कुछ भी मान लो, कि आप अधिक से अधिक संख्या में ना अपने जितने भी लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। अधिक से लोग जुड़ेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन अच्छा मिलेगा, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी, मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में ऐसा कोई सा पोर्शन नहीं छोड़ने वाले जो आपसे नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपको मैंने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इतना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो पढ़ने का तरीका अपना अच्छा होगा, अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका होगा, रुचिपूर्ण तरीका होगा, तो डेफिनेटली अपन उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। कल से इतिहास चलेगा, और इतिहास में हम देखेंगे कल से चौहान वंश, आपके 2 टॉपिक इतिहास में अभी तक हो चुके हैं, जनपद स्थल हो चुके हैं, और साथ में आपकी पुरातात्विक जो स्थल हैं और सभ्यताएं हैं वो आपके टॉपिक हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए सेशन में। अभी आपकी ज्योग्राफी की क्लास लगेगी, ज्योग्राफी की देखना है, फिर आपकी 4-5 घंटे रेगुलर क्लास चला करेगी, आप निश्चिंत रहे। धन्यवाद।